महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया और एनडीए 202 सीटें जीत करके इतनी प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है कि बिहार ने तो गर्दा उड़ा दिया। मोदी जी को जो एनडीए लड़ रहा था और दूसरी तरफ जो महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उन दोनों के कैंपेन में आपको आसमान जमीन का फर्क लगेगा। नेताजी देश को मुद्दा दे रहे हैं, चुनाव की घोषणा हो गई, नेताजी गायब है। चुनाव की घोषणा हुई तब गायब, नतीजे आ रहे तब गायब। लोग आपको झटके पे झटका दे रहे हैं, आपका घमंड टूट नहीं रहा है। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी हार से कभी सीख नहीं लेते हैं। हमको तो क्रिमिनल बनना है, हमको रंगदार बनना है। क्यों? क्योंकि भैया सीएम बन जाएंगे। तो एक मास मैसेज चला गया। जनता आपको चुनाव दर चुनाव इसीलिए हरा रही है क्योंकि आप जनता के असल मैसेज को पढ़ नहीं रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद हैं। दर्शकों, महागठबंधन के साथ बिहार में जो कुछ हुआ, क्या उसकी कल्पना आपने की थी? हमने तो नहीं की थी। हमें लग रहा था कि भाई फाइट होगी और एनडीए जीत जाएगा। 160 से 170 सीटें एनडीए जीत सकता है क्योंकि अच्छा चुनाव लड़ते हुए वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन आखिरी समय में ऐसा क्या हो गया कि महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो गया और एनडीए 202 सीटें जीत करके इतनी प्रचंड जीत उन्होंने हासिल की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि बिहार ने तो गर्दा उड़ा दिया। जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो चाहे आपको याद होगा नीतीश कुमार जी के साथ हो, जब उन्होंने ऐसे अपना गमछा लहराया था, फिर बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने फिर अपना गमछा ऐसे लहराया, और जब कल वो दिल्ली पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे तो वहां अपने भाषण से पहले उन्होंने वही बिहारी अंदाज में ऐसे अपना गमछा लहरा दिया और कहा कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया। वाकई बिहार ने गर्दा उड़ा दिया और ऐसे नतीजे बिहार से आएंगे ये किसी को नहीं लग रहा था। खुद अगर हम कहें तो बीजेपी के नेता और जो गठबंधन के जो घटक दल के नेता हैं, उनको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो उम्मीद कर रहे थे 160 से ऊपर हम जाएंगे, लेकिन ये 200 पार हो जाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी। लेकिन ये सब कैसे हुआ, आज हम आपको बताएंगे इसके पीछे की वजह क्या है। क्योंकि एक तरफ तो लगातार ये वोट चोरी, वोटों की डकैती, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, ये तमाम मुद्दे महागठबंधन के पास में थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं थे क्योंकि कांग्रेस पार्टी को केवल एक ही मुद्दे का पता था कि वोट चोरी हो रही है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है और इसको ब्रेक करो। लेकिन जनता जनार्दन ने इतनी भारी मतों में वोट डाल करके ये बता दिया कि वोट चोरी क्या होती है। वोट चोरी का एहसास जनता जनार्दन ने, बिहार की जनता जनार्दन ने ये कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों को बता दिया और वही जो नतीजों के दौरान हमें देखने को मिला। यानी जितना वोट बढ़ा वो एनडीए के खेमे में हमें आता हुआ दिखाई दिया। यही वो कारण है कि 200 पार हो गया। लोकसभा के चुनाव में एनडीए ने कहा था, बीजेपी पार्टी ने यह कहा था अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार तो नहीं हुआ। बिहार में नहीं कहा गया अब की बार 200 पार, लेकिन 200 पार हो गया। यह दर्शाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान एक चोट जो बीजेपी पार्टी या फिर पार्टी की आलाकमान को दी जनता जनार्दन ने, जनता को यह लगा कि भाई ज्यादा हो गया। और प्रकाश भाई, इस बारे में हम दिन में कल बात भी कर रहे थे और हमने ये कहा था कि देखिए जो लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ और जो चेहरा मुरझाया हुआ था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पार्टी के बड़े नेताओं का, उसके बाद में इस देश की जनता ने ये ठान लिया कि नहीं, ये गलत हो गया भाई, अब ऐसा नहीं। अच्छे लोगों के साथ बुरा कर दिया, अच्छे लोगों के साथ में बुरा कर दिया। ठीक वैसा ही पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने अपने संबोधन में यही कहा कि हम लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर रह गए, लेकिन देश की जनता ने इसको एकदम कहें तो कड़े शब्दों में इस चीज को ले लिया कि नहीं भाई साहब, अब ऐसा हम नहीं होने देंगे और अब की बार हम ऐसा सबक सिखा देंगे। नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी पार्टी के साथ हैं
अब हम दिखा देंगे, यानी अभी तक जो कह रहे थे वो करके नहीं दिखाएंगे, मतलब कह के नहीं, हम करके दिखाएंगे, और वो करके दिखा दिया है। क्यों प्रकाश भाई? राहुल जी, जैसे क्या होता है कि बचपन से जैसे हम लोग एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज हैं तो हैं, इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं। तो एवरेज स्टूडेंट क्या करता है, हमको कभी टॉप नहीं करना था राहुल जी, हमको पास होना था। तो हम लोग पढ़ना ही शुरू करते थे एग्जाम से 2 दिन 3 दिन पहले। पूरा सिलेबस तो नहीं कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन इतनी समझ थी कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। तो जो आ सकता है वो वाला हिस्सा उतना तैयार करके जाते थे। हमेशा फर्स्ट डिवीजन पास होते रहे, 60-70% मार्क्स आता रहा। 80-90% नंबर कभी आया नहीं, क्योंकि उस लायक कभी पढ़ाई की नहीं। तो जितनी तैयारी करते थे उतनी की ही उम्मीद रहती थी। चुनावों में भी ऐसा ही होता है, बगैर मेहनत के आप ये सोच रहे हो, जैसे बगैर पढ़े हम ये सोच लें कि हमको 60% नंबर आ जाए, तो वो 60% भी नहीं आएगा। तो उसके लिए भी 2-3 दिन की तैयारी लगती है, 4 दिन आपको जगना पड़ता है, उतना आईक्यू लेवल आपका होना चाहिए। चुनावी अगर केवल बिहार की बात करें, बाकी अगर इधर उधर ना जाएं, अगर आप बिहार चुनावों की बात करो राहुल जी, एक तरफ जो एनडीए लड़ रहा था और दूसरी तरफ जो महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उन दोनों के कैंपेन में आपको आसमान जमीन का फर्क लगेगा। आपको यह भी समझ है कि नरेंद्र मोदी कैंपेनिंग मोड में चुनाव के घोषणा से पहले चले गए थे। तब आप क्या कर रहे थे, आप बिहार घूम रहे थे, क्या तो वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। डीएनपी की टीम लगातार बिहार में थी और हम लोगों ने लगातार वहां से आपको यह बताया कि बिहार में एसआईआर कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन दिल्ली से लेकर राहुल गांधी जहां जाते थे, कहते थे देश का सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लोगों ने बता दिया। बिहार का बच्चा चिल्ला रहा है वोट चोर गद्दी चोर। उस पॉलिटिकल पार्टी का बिहार में क्या हाल हुआ है वो आपके सामने है। दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, 6 महीने पहले तक बस बढ़िया था, लेकिन वो जिस तरह से उनके कैंपेन को कह लें राहुल गांधी ने हाईजैक किया। पहले तो कैंपेन हाईजैक हुआ, बाद में जब तेजस्वी को समझ आया तो उन्होंने अलग से एक यात्रा निकाली, बिहार बचाओ यात्रा। इसके अलावा उन्होंने तमाम बातें की, लेकिन एसआईआर की बात कभी नहीं की। लेकिन इसमें क्या हुआ, जो सीटों का सिरफुटअव्वल था वो जनता के बीच आ गया। आपस में जूतम पैजार जिसको कहते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में, वामपंथी पार्टियों में, कांग्रेस में, आरजेडी में, वीआईपी में, ये जो मुकेश सहनी थे, इन सब की आपस की खटास लोगों के बीच में आ गई राहुल जी। और सीधा हो गया कि दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर शुरू हो गया। तेजस्वी यादव से राहुल गांधी नहीं मिल रहे थे, राहुल गांधी से तेजस्वी यादव नहीं मिल रहे थे। राहुल के संदेशवाहक से पटना में तेजस्वी नहीं मिल रहे थे। जब तेजस्वी दिल्ली आ गए, राहुल नहीं मिल रहे थे। इस तरह की चीजें सामने आई। दूसरा, सीटों के बंटवारे में कुछ फाइनल नहीं हो रहा था। लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने कैंडिडेट उतार दिए, बाद में कई लोगों के सिंबल वापस लिए गए। ये सारा ड्रामा पब्लिक डोमेन में हो रहा था और बाद में जाते जाते 11 सीटों पर कहा गया कि जी फ्रेंडली फाइट है। कहीं राजद के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही है, कहीं कांग्रेस के खिलाफ सीपीआईएम लड़ रही है, कहीं वीआईपी के खिलाफ आरजेडी लड़ रही है। ये सब जनता के बीच में था। जब आप ये कह रहे हैं कि हम गठबंधन हैं, तो फिर आमने सामने आपने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, और जो उम्मीदवार एक बार खड़ा हो गया, आपके मांगने से सिंबल वापस नहीं कर रहा है। आपको चुनाव आयोग को लिखना पड़ रहा है कि भाई साहब नहीं वापस कर रहा है, देखिए आप क्या कर सकते हैं। ये सब जनता के बीच जा रहा था और आप कह रहे थे कि हम लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भी सीटों की दिक्कत थी। दूसरी तरफ भी चिराग पासवान को जब ज्यादा सीटें दे दी गई, बताया गया कि जेडीयू नाराज है। लेकिन सिरफुटअव्वल की गुंजाइश कहीं थी क्या? कहीं खबरें थी क्या? कभी किसी नेता ने सार्वजनिक तौर पर किसी तरह का बयान दिया? अमित शाह जाकर के पटना में कैंप कर गए जब ये वारदात थी और इस तरह के मामले थे कि कुछ हो सकता है, वो कैंप कर गए। एक एक बागी उम्मीदवार से मिले हैं। वो जो बागी हो सकता था उससे देश का गृह मंत्री मिला है। एक उदाहरण आपको देता हूं, अलीनगर की सीट, वहां से जो बीजेपी के नेता थे, जो सालों से वहां काम कर रहे थे, जिन पर बीजेपी इस बार दांव लगा सकती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि नहीं, वहां से लड़ेंगी मैथिली ठाकुर को जब टिकट दिया गया, वहां से वो बीजेपी के नेता, नाम मैं भूल रहा हूं, वो बागी हो गए। बागी हुए तो वहां देश के गृह मंत्री एंटर करते हैं। उन्होंने उसको, अब समझो, गृह मंत्री मैनेज कर रहे हैं
पर्सनल लेवल पर, और तब जाके वो व्यक्ति जो है मैथिली ठाकुर के लिए कैंपेन करने लगा। आज मैथिली ठाकुर 12,000 वोटों से जीत गई। जो लोग इस देश में जेनजी कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री ने एक 25 साल की लड़की को चुनाव में खड़ा किया, जितवा दिया। आप कह रहे हो कि इस देश का जेनजी परेशान है? इस देश की जेनजी को आम लोग चुनाव जितवा दे रहे हैं और वो देश के प्रधानमंत्री के नाम का झंडा उठाकर खड़ा रहता है। आप दोनों ही तरफ चुनाव लड़ने का फर्क देखना। फिर क्या होता है? फिर चुनावी कैंपेन शुरू होता है। चुनावी कैंपेन में कैंपेन शुरू होते, जो लोग कह रहे थे कि नेताजी हमारे बड़े वाले हैं, नेताजी देश को मुद्दा दे रहे हैं, चुनाव की घोषणा हो गई, नेताजी गायब है। चुनाव की घोषणा हुई तब गायब, नतीजे आ रहे तब गायब, और जिस समय मतलब सीटों का बंटवारा होना था तब गायब। लेकिन प्रकाश भाई, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी हार से कभी सीख नहीं लेते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है हमने कहां गलती की, हमें क्या करना चाहिए था, हमें क्या नहीं करना चाहिए था, उस बारे में नहीं कहेंगे। अब देखिए, सोशल मीडिया पर एक बड़ा गैंग मैं कहूंगा, एक बड़ा गैंग ऐसा है जो लगातार ये सवाल उठा रहा है कि भाई इस चुनाव में बीजेपी को मिले 20.09% वोट, उनकी सीटें आई 89। जेडीयू को मिले 19.25% वोट, उनकी सीटें आई 85। आरजेडी को 23% वोट मिले हैं और उनको केवल 25 सीट आ गई। ओह माय गॉड! ये तो देखे चुनाव में चोरी हो गई कि नहीं हो गई। इतने वोट मिल गए उनको, देखिए, और इतनी कम सीटें, ऐसा कैसे हो गया भाई? ये चोरी नहीं है तो और क्या है? दर्शकों, ये सब जो लोग लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, दरअसल क्या है, तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है तेजस्वी 9वीं पास होते होते रह गए, या पास शायद उन्होंने कर लिया था। ये जो समर्थक हैं, इनकी दलीलें भी इसी तरह की हैं। देखिए, आदमी जब हारता है, जब गिरता है, तो उसको अवलोकन करना चाहिए और सोचना चाहिए, गिरा तो क्यों गिरा, क्यों ऐसे हुआ, क्यों चोट लगा, अगली बार अच्छे से चलूंगा कि चोट न लगे, देख के चलूंगा, कंकर पत्थर रोड़ा ब्रेकर। भाई ये सब कर रहे हैं लोग। दर्शकों, ऐसे लोगों को सिंपल राहुल जी ये कहना है, स्कूल एक बार फिर से जाइए, स्कूल फिर से जाइए। मास्टर साहब तो उस जमाने में पढ़ाते थे, आपने पढ़ने का जहमत नहीं उठाया, और एक बेसिक मैथ आपको समझ में नहीं आ रहा है। दर्शकों, आपके समझ में आ रहा हो तो लिख दीजिएगा, नहीं तो मैं तो बता ही दे रहा हूं कि भाई 2 गठबंधन चुनाव लड़ रहे थे। एक था इंडिया गठबंधन, दूसरा गठबंधन था एनडीए गठबंधन। सीटों का सब में बंटवारा हुआ। आरजेडी ने तय किया कि वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 143 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए आरजेडी को मिले 1,10,00,000 वोट। बीजेपी ने तय किया कि उसे 101 सीटों पर चुनाव लड़ना है और उनको शायद 90 या 92 लाख वोट आए। आप जब इन वोटों को कुल सीटों से जब आप भाग देंगे तो आपको एवरेज आएगा पर सीट 95,000 वोट, जबकि ऐसे ही अगर आप एवरेज निकालेंगे आरजेडी का पर सीट, वो 80,000 पर रुकते हैं। यानी बीजेपी को हर सीट पर ज्यादा वोट मिले हैं आरजेडी से। वो इसीलिए क्योंकि आरजेडी ज्यादा सीटों पर लड़ रही थी, वोट प्रतिशत तो ज्यादा होगा, लेकिन आप सीट कैसे निकालेंगे? सीट नहीं निकलेगी। और वहां 2 गठबंधन थे जो चुनाव लड़ रहे थे, और उसमें 2 बड़ी पार्टियां थी, 2 बड़ी पार्टियां। और एनडीए गठबंधन को आप अगर ज्यादा मैथ में दिमाग नहीं लगाना चाहते हो तो सिंपल समझ लो, एनडीए गठबंधन को वोट मिले हैं 2,65,00,000 और इंडिया गठबंधन को वोट मिले हैं 2,15 या 20 लाख के आसपास। आप अपने आप समझ लो कौन जीता कौन हारा। एक को वोट मिले हैं 47% एनडीए गठबंधन को, दूसरी तरफ वोट मिले हैं राहुल जी 38%। 8% का अंतर है भाई, 8% का अंतर है, इसीलिए चुनाव हारे हैं। ये वाला मैथमेटिक्स आपको वही लोग बता रहे हैं जो लोग मैथ के क्लास में कभी गए नहीं, जिनको मैथ से कभी वास्ता रहा नहीं, जो लोग केवल इतना देखना चाहते हैं, अरे 1 करोड़ वोट मिला और इतना। ऐसे तो 5% वोट लाने वाले चिराग पासवान 19 सीट जीत गए। 5%, माथा फोड़ लो जाके। तो कुछ नहीं करना है, माथा मत फोड़ो, मैथ पढ़ लो, बेसिक मैथ है। और हमसे नहीं समझ आ रहा है तो आजकल लोग ट्विटर पे ये कर दे रहे हैं, हेलो ग्रोक। हाँ बताओ, ये जो आदमी सवाल पूछ रहा है, मीडिया का जमाना, एआई का, ग्रोक का जमाना है। ग्रोक आजकल सब कुछ बता रहा है, बढ़िया ढंग से बता रहा है, जैसे हम बता रहे हैं ऐसे ग्रोक भी कह रहा। ग्रोक इस आदमी को बताओ कि बीजेपी इतनी सीट क्यों जीती और आरजेडी 1 करोड़ वोट ला के भी इतनी सीट क्यों जीती। ग्रोक बता रहा है कि भाई वो ज्यादा सीट लड़ा है और वो ज्यादा सीट लड़के एवरेज वोट कम हो गए हैं उसके। इधर कम सीट लड़े हैं लेकिन एवरेज वोट इनके बढ़ गए हैं, इसीलिए वो चुनाव जीते। खैर नहीं, सवाल ये है ना प्रकाश भाई कि ठीक है, वो आम जनता, देखो जिसने बीजेपी को जिताया है
जो लोग बीजेपी को या फिर एनडीए को वोट देने वाले लोग हैं वो समझते हैं, वो समझदारी उनके अंदर है। लेकिन ये दूसरा जो वर्ग है जो हमेशा कुछ, इसमें हमारे साथी कुछ मीडिया कर्मी भी हैं, बुद्धिजीवी बहुत सारे हैं, वो देखे कुछ केवल ये बात बता करके वो व्यूज बटोर ले रहे हैं कि बीजेपी ने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई। कुछ लोग ऐसे हैं जो एग्जिट पोल्स को ये कह रहे थे कि देखिए ना 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 ना, ये एग्जिट पोल्स तो गलत है, सरकारी है, हम आपको बताएंगे, एक एक सीट का आंकड़ा देंगे, फलाना जी बताएंगे, अरे ये बताएंगे, अरे वो बताएंगे। उन्होंने जब बताया दर्शकों तो वही बताया जो उन्हें अच्छा लगता है, जो वो सोचते हैं, वो केवल वो ही बता सकते हैं। हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत, उस पर कभी बात नहीं करेंगे। दर्शकों, राहुल गांधी वहां घूम रहे थे और हम लोग लगातार ये कह रहे थे कि वहां कोई मुद्दा था ही नहीं एसआईआर का, और वहां जो मुद्दे थे उन मुद्दों को राहुल गांधी के हो हल्ला हंगामा में एक तरह से ढक दिया गया। और दूसरी तरफ जो मैं कह रहा था, मेहनत की मैं बात कर रहा था, आप देखो चाहे देश के प्रधानमंत्री की उम्र 75 साल से ज्यादा है, राज्य के मुख्यमंत्री की उम्र इतनी ज्यादा है, वो तेजस्वी यादव से ज्यादा कैंपेन कर रहे थे, वो तेजस्वी यादव से ज्यादा मेहनत कर रहे थे, या गठबंधन के लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे थे, वो लोगों तक जा रहे थे, जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। आज भी तेजस्वी यादव की बिहार में क्या पहचान है? क्या पहचान है? लालू जी के बेटे हैं। तेजस्वी यादव अलग से नेता के रूप में कोई बड़ी पहचान नहीं है। और ये नैरेटिव कि 5 लाख नौकरी दे दी तेजस्वी यादव, ये झूठ बिहार की जनता ने नहीं लिया। आप उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और उनके इनिशिएटिव को आप कह रहे कि हमने कर दिया, तो लोग इसको नहीं खरीदेंगे। दूसरा क्या हुआ, जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है बाद के हिस्सों में, वो तमाम चीजें, जंगल राज, ये सब कहानी तो है ही, लेकिन जो एक बड़ी चीज हुई राहुल जी, जो मैं आपसे कह रहा हूं, वो खेसारी लाल यादव जैसे लोग, राम मंदिर से क्या होता है, राम मंदिर में पढ़ लेगा लोग, पढ़ाई होता है, वहां हॉस्पिटल होना चाहिए, ये वो जो भी बकलोली वो कर रहे हैं, बहन बता दे रहे हैं भैया, हाँ, ऐसे लोग हैं। हम पत्नी को पत्नी घर में मानते हैं, बाहर हम बहन जैसे। तो इस तरह की बातें करने को लेकर बिहार आज वैसा नहीं है मेरे भाई। राहुल जी सही कह रहा हूं, हाँ। कि बिहार से बाहर लोग जो सोचते हैं बिहार के बारे में, बिहार उससे बहुत इतर है। आप वहां के लोगों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आज भी ऐसे मुरट्ठा बांध लेंगे, लाठी पकड़ लेंगे और बिहार की जनता बस उसी में हो गया, आगे पीछे हो जाएगी। नहीं होगा। 90 का दौर ये नहीं है। आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते हो, लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे। आपने गली गली आपने क्या मना किया? आपकी रैलियों में किस तरह के गाने बज रहे थे, किस तरह का प्रचार हो रहा था, किस तरह के लोगों को बुला करके भाषण दिलवाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे आखिर आपकी रैलियों से क्या गाने गा रहे थे, आपको इसका इंपैक्ट ही नहीं पता है। बीच चौराहों पर राहुल जी बन रहा है कि तेजस्वी भैया सीएम बनतो, यादव रंगदार बनतो, सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। फिर बाकी जो लोग हैं वो क्या करेंगे? देश के प्रधानमंत्री ने कहा तो यहाँ वाले पत्रकार छटपटा गए, अरे अरे प्रधानमंत्री सिक्सर 6 गोली कर। अरे भाई, वहां चुनावी कैंपेन का हिस्सा था ये गाना। वहां एक जातीय अस्मिता को इतनी ऊपर दिखाने की कोशिश हुई जिसमें बाकी जातियों को ये लगा कि क्या ऐसा है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर हमें फिर से भागना पड़ेगा, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर से हमारी माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो क्या फिर से हमको 4 बजे 5 बजे घर लौटना पड़ेगा, शाम के 5 बजे के बाद हम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। जितनी भी निचली जातियां थी उनको ये लगा कि फिर हमारा क्या होगा, हमारी कौन सुनेगा, क्योंकि वो सीधे कह रहे हैं कि हमको तो क्रिमिनल बनना है, हमको रंगदार बनना है। क्यों? क्योंकि भैया सीएम बन जाएंगे। तो एक मास मैसेज चला गया राहुल जी, और आरजेडी के बड़े रैलियों में जहां भी तेजस्वी यादव जा रहे थे या गठबंधन की जो रैली थी, उन रैलियों में इस तरह के गाने बज रहे थे और इसका दुष्प्रभाव लोगों को नहीं समझ आ रहा था। लेकिन उस समय समझ में इनको नहीं आ रहा था ना, जितने भी विपक्षी गठबंधन, छोटे छोटे बच्चों को, समस्तीपुर की रैली में छोटे बच्चे को रैली पे चढ़ा के देख रहे हैं, वहां महिलाओं से लेकर पुरुष तक हाथ ताली मार रहे हैं। वो बच्चा बता रहा है कि हम जब लड़की को संबोधित करते हुए, हमारे यहाँ मैथिली में ऐसे गांव देहात में लोग बोलते हैं लड़की, भाई घर देहात में तो लोग बेटी बोलते हैं, बच्ची बोलते हैं, लेकिन जो अनपढ़ है ना समझ कहते छौरी, छौरी है ना, वो ऐसे बोल के वो कह रहा है कि जब हम बनेंगे तो तुमको तुम्हारे घर से उठा लेंगे। इस तरह के गाने गा रहे हैं लोग और वहां खड़े होकर लोग ताली बजा रहे हैं।
आप जब ताली बजा रहे हो तो आप ये समझो, जब पूरे बिहार ने उसको देखा होगा कि यहाँ छोटा छोटा बच्चा कह रहा है कि हमारा सपना यह है कि हम दूसरी क्रिमिनल तरफ एक बनेंगे। और बात है ना कि एक तरफ तो दिख रहा है कि भाई जो डबल इंजन की सरकार है वो काम कर रही है, वो विकास की बात कर रहे हैं, वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, वो ऐसे मतलब ये तुष्टीकरण वाली बातें तो वो नहीं कर रहे कि भैया हम आएंगे तो हम इनके लिए कुछ ऐसा खास करेंगे, हम आएंगे तो हम वक्फ बिल को, मतलब कानून बन गया, बिल कहाँ का रह गया भैया, उसको फाड़ करके फेंक देंगे डस्टबिन में, ये क्या है। और दूसरा राहुल जी, बिहार आज से 20 साल पहले जैसा था, बिहार बिल्कुल वैसा नहीं है। बिहार में गांव-गांव में 24 से 22 घंटे बिजली रहती है, हर घर में पानी है, जहां जाइएगा आपको सड़कें मिल जाएंगी। बिहार के किसी भी जिले में, किसी भी हिस्से में आज आप चले जाइएगा, आप रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे निकल जाइए, स्टेशन से घर चले जाइए, जहां जाना हो चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। महिलाएं, बच्चियां, बुजुर्ग आपको रात में मार्केट में मिल जाएंगे, गांव देहातों में मिल जाएंगे, अपने अपने काम करते मिल जाएंगे। ये बिहार में देखा है। अब जिस बिहार में लोग 4 बजे के बाद घर से नहीं निकलते थे, वो आज भी लोगों को डराता है। जो लोग 35 से 40 के हैं, उन्होंने वो बिहार देखा है, उनको वो बिहार याद है। और फिर उसी बीच में गाना बनता है कि भैया सीएम बनता तो यादव रंगदार बनता, और ये लगातार रीलों में वायरल होता है, लगातार रैलियों में बजता है। और इसी तरह से मैंने आपसे कहा ना कि बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी का कैडर, राजद का कैडर ज्यादा खुश हो गया जिता देगा, और बहुत खुश हो गया हरा देगा। दो प्रवक्ता आरजेडी की, एक हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, और एक कंचना यादव, वो दोनों को लोग ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा कारण तो इनका है हरवाने का। जिस तरह की उनकी भाषा है, वो जो भाषाई मर्यादा को तार तार करती है, सबसे लड़ना ठीक है भाई, आप जो आपके प्रतिद्वंदी हैं आप उनसे लड़िए, लेकिन आप टीवी एंकर से लड़ जा रहे हैं। नहीं, लड़ने की भी मर्यादा, मतलब लड़ने की भी मर्यादा होती है, मतलब आप ये नहीं देख रहे हैं। और फिर विक्टिम कार्ड, हाँ, मैं तो पिछड़े घर में पैदा हुई, मैं पिछड़ी जाति से हूँ, मैं पिछड़ी हूँ, मैं कमजोर वर्ग से आता हूँ। तो मतलब ये तो भैया क्या है कि आप कहीं से भी आई हो, लेकिन आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप आज स्टैंड ले रही हैं। इसका मतलब है कि पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, आप ये बातें तर्क के साथ में रख सकती हैं, लेकिन आपके पास में तर्क नहीं है, तर्क नहीं है, इसीलिए आप चिल्लाते हो। और चिल्लाना भी इस तरह का कि आपको लगेगा कि टीवी म्यूट कर दें। हाँ, सुनने लायक उसमें कुछ भी नहीं होता है, तर्क नहीं है, कुछ बताने लायक नहीं है, कोई नीति नहीं है, केवल वो भाषा, वो लड़ने वाली, जैसे सड़कों पर नहीं लोग लड़ते हैं। नहीं, आप जैसे बिहार में वो जो भाषा मैं बता देता हूं आपको, वो बिहार में जैसे ग्रामीण इलाकों में चले जाएंगे आप, तो महिलाएं आपस में, जो देहात की महिलाएं हैं, जो गरीब बुजुर्ग हैं, या किसी भी महिला, जब आपस पुराने जमाने की जो है, जब वो लड़ना शुरू करती हैं, तो भाषाई मर्यादा फिर ऐसी हो जाती है। ये इनको ये लगता है कि इस भाषाई तंत्र को आगे बढ़ा के, या ये तौर तरीके को आगे बढ़ा के, वो जो पिछड़ा वर्ग है हम उसको, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जबकि ये नहीं समझ रहे हैं कि बाई एंड लार्ज लोगों को, भाई प्रवक्ता क्या होता है? प्रवक्ता अपनी पार्टी का सेल्समैन होता है, सिंपल बात है, अपनी पार्टी का सेल्समैन है। वो अपनी पार्टी का पक्ष रखने आता है मजबूती से, भरोसे से, तर्क के साथ, कि सामने वाले को लगे कि नहीं, मेरी पार्टी ऐसी है, मेरी पार्टी पर जो जंगल राज का चस्पा है वो हम लोग इसको नहीं चिपकने दे सकते। आप लेकिन जिस तरह की भाषा, गर्दा हो जाएगा, फरिया लेंगे, बिहार है, बिहार दिखा देगा, बिहार में ऐसा नहीं होता है, मुरट्ठा है। अभी एक दिन किसी टीवी न्यूज पे कह रही है, नहीं भगवान नहीं, भगवान नहीं, तेजस्वी जी नौकरी देंगे, भगवान नहीं, तेजस्वी जी नौकरी देंगे। तेजस्वी जी भगवान है? क्या है क्वालिफिकेशन तेजस्वी जी की, सिवाय इसके कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं? नहीं, ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन? पढ़े लिखे भी हो तो भगवान थोड़ी बन जाएंगे। हाँ? अरे और वो सीधे लोग कह भी रही कहती हैं कि भगवान नहीं देंगे, तेजस्वी देंगे। मतलब कैसे ये संभव मतलब हो एक सकता आध चीज नहीं है। आप जब, वो चाहे कंचना यादव हो, प्रियंका भारती हो, और भी कुछ लोग हैं, हाँ। आप जब इनको सुने तो आप इनके सुनने में तर्क नहीं है, कोई लॉजिक नहीं, कोई गुंजाइश नहीं कि आप उसको ज्यादा लंबे वक्त तक सुन, वो बताने लायक कुछ नहीं है। हाँ, उसमें वो वाला हिस्सा है जिसमें शोर शराबा, चिल्लाहट, सामने वाले को धमकाना, विक्टिमहुड खोलना, ये सब ने भी एक बड़ा नुकसान किया तेजस्वी यादव का। और राहुल जी देखिए, मैं पहले से आपको कहता रहा हूं कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का जो है एक तरह का वामपंथीकरण हो रहा है, और इसमें वामपंथी विचारधारा के लोग प्रभावित हो रहे हैं। जहां वामपंथी जाएगा वहां तर्क का कोई लेना देना नहीं है, वहां बकवास, चिल्लाना, चीखना,
ये ज्यादा होगा, वो आपकी बात सुनेगा ही नहीं। सामने वाले को सुनने की क्षमता उनकी होती ही नहीं है। और जब आरजेडी ने इस तरह की महिलाओं को या इस तरह के लोगों को अपना प्रवक्ता बना लिया, जो चैनलों पे आके बताते थे कि गुंडई होगी और भाषा उस तरह की, तो लोगों तक फिर वही इमेज जा रहा है पार्टी का कि अच्छा कल को आ जाएंगे तो फिर तो यही करेंगे। आप 2 दिन पहले तक भाषा देख लीजिए, 2 दिन पहले तक हम आ जाएंगे तो हम बता देंगे, अधिकारियों होश में रहो, अधिकारियों बिहार में बता दिया जाएगा, बिहार है। मतलब क्या क्या करने का आपका इरादा था? एक और बात समझिएगा, कल अगर ये नतीजे कुछ और होते राहुल जी, आप यकीन मानिए बिहार से क्या क्या खबरें आपको मिलती, क्या क्या खबरें मिलती, कहां फायरिंग हो गया, कहां आगजनी हो गई, कहां लड़ाई हो गया, कहां किसका घर फूंक दिया गया। कल एक और गठबंधन जीता है बिहार में, आपको इस तरह की कहीं कोई खबर मिली? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वही आपका रवैया है। आप 2 दिन पहले जब कहते हो कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, और फिर जब नतीजे उस हिसाब के आ जाते तो फिर सबको पता है कि क्या होता वहां पर। हमें पता है कि जब जब उत्तर प्रदेश में जिस दिन समाजवादी पार्टी जीत जाती है उस सेम डे क्या होता है उत्तर प्रदेश में। तो इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा। और दूसरा एक और चीज है राहुल जी, 2024 में जब 400 के नारे के साथ 240 हुए तो कोर्स करेक्शन होता है। हमने देखा कि संघ और बीजेपी के बीच जो भी मतभेद थे उनको दूर किया गया, तमाम बैठकें हुई, योगी आदित्यनाथ को लेकर जो कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया गया वो सब खत्म किया गया। हर स्तर पर पार्टी एक हुई, हर स्तर पर संगठन और पार्टी को एक बताया गया। संघ और संगठन के बीच एक पुल का काम बीजेपी के सीनियर नेताओं ने किया और उसका रिजल्ट आपको महाराष्ट्र में देखने को मिला, उसका रिजल्ट हरियाणा में देखने को मिला, जम्मू कश्मीर में मिला, बिहार में और माफ करिए दिल्ली में, और फिर बिहार में अब मिला है। ये सब उसी का नतीजा है। क्यों? क्योंकि लोगों को यह लगा कि नड्डा जी ने कहा कि हमको संघ की जरूरत नहीं है, तो लोगों ने कहा कि ठीक है आप बहुत बड़े नेता हैं, तो थोड़ा सा हिला दिया। जब हिला दिया पूरी पार्टी और कार्यकर्ता नतमस्तक हो गए। जनता ही माई बाप है, हमसे गलती हुई, हम ठीक करते हैं। तो वो ठीक करते हुए दिखे, लेकिन आप चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हो। आप 54 से 99 हुए तो आप शैडो पीएम बन के घूम रहे थे। आपने कहा सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा। दर्शकों ने कहा, लोगों ने कहा अरे क्या माथा खराब है, देश की जनता के आगे आप कह रहे हो कि जी सरकार उनकी, सिस्टम हमारा। तो ठीक है, अब लोग आपको झटके पे झटका दे रहे हैं, आपका घमंड टूट नहीं रहा है। आप कह रहे हो वोट चोरी हो रहा है, इलेक्शन कमीशन खराब है, वो खराब है, ये खराब है, सब कुछ खराब है, पूरा सिस्टम खराब है, और जनता आपको चुनाव पर चुनाव हराए जा रही है। कुछ भी खराब नहीं है, केवल और केवल एक काम करना है, वो है आत्म अवलोकन का। वो जो कहते हैं ना कि धूल चेहरे पर थी और मैं शीशा साफ करता रहा। शीशा साफ करने से चेहरे का धूल नहीं साफ होने वाला है। चेहरे पर थोड़ा ठंडा पानी मारिए, तौलिया लगाइए और चेहरा फिर देखिए, शायद आईने में साफ नजर आएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, ये जनता नहीं करेगी। आप लोग जो हार है उस हार को पहले तो पचाना सीखिए। 272 जब बीजेपी नहीं पहुंची, 240 का वो चेहरे के साथ जो एक बार देश ने देखा, अब लोगों को लगता है कि वो चेहरा फिर देश को नहीं देखा जाना चाहिए, और इसीलिए बार बार वो मेजोरिटी मिल रही है। दूसरी तरफ आप 54 से 99 हुए हैं, फिर क्या हो गया? फिर अब आपके पास केवल वही सब बात है, संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, ये सब चोरी कर लेते हैं, हम लोग हार जाते हैं। केवल एक बात होना चाहिए जो हम लोगों को लगता है कि सामान्य चीज है, आप जब गिरे तो क्यों गिरे इसका आकलन करना चाहिए, सिवाय इसके कि रोड खराब है, पत्थर है, ये है, वो है, नहीं। जनता के फैसले को मानिए, जनमत का सम्मान करिए, जो आप नहीं कर रहे हैं, और एक बार नहीं आप बार बार ये गलती कर रहे हैं, बार बार ये गलती कर रहे हैं, और जनता आपको चुनाव दर चुनाव इसीलिए हरा रही है क्योंकि आप जनता के असल मैसेज को पढ़ नहीं रहे हैं राहुल जी। तो दर्शकों बिल्कुल साफ है कि जिस सपने में आप हैं, पहले तो वो सपना आप तोड़िए, और जिस मुगालते में जी रहे हैं उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपको जमीन पर जाना होगा, लोगों की नब्ज जो है उसे पकड़ना होगा, लोग क्या चाहते हैं। अब वो पहले वाली राजनीति नहीं है कि केवल एक पार्टी है, 2 पार्टियां हैं। बहुत ये कि लोकतंत्र की यही खूबी है, यहाँ सबको अपने विचार व्यक्त करने की, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आपको ये देखना होगा कि जनता जनार्दन को क्या पसंद है। दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।